जय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 6 से है। एनसीईआरटी क्लास 6 से है भोजन के घटक वस्तुओं के समूह बनना। ठीक है, अगर आप 6 क्लास के बुक ले लिए हैं एनसीईआरटी क्लास के और पढ़ लिए हैं और उसमें से क्वेश्चन नहीं छांट पा रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। और इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को जस्ट करवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अक्सर होता है ना कि हम लोग किताब पढ़ लेते हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं छांट पाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन छांट करके मिलेगा और उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो वीडियो के माध्यम से याद कर लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिएगा और कह रहा है कि निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं। तो भोजन के घटक कौन कौन होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कौन कौन होते हैं। तो प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। 2 नंबर देखिएगा, आहारी रेशा का दूसरा नाम क्या है? आहारी रेशा का दूसरा नाम क्या है? तो रेशो रुक्षांश है। रेशो रुक्षांश है। आहारी रेशा का दूसरा नाम क्या है? तो रेशो रुक्षांश है। अब देखिए रुक्षांश हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, यानी कि रुक्षांश का क्या काम होता है? तो रुक्षांश का जो काम होता है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है? तो रुक्षांश मदद करता है। कौन करता है? रुक्षांश मदद करता है। अब देखिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहते हैं? तो यह शरीर वर्धक कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर देखिए, अभावजन्य रोग होते हैं। अभावजन्य रोग कौन होते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं वो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। जो लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं वो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कमजोर दृष्टि का क्या लक्षण है? तो कमजोर दृष्टि का जो लक्षण होता है वो क्षीणता दृष्टिहीनता होता है। क्षीणता दृष्टिहीनता होता है, कमजोर दृष्टि का लक्षण होता है। 7 नंबर देखिएगा, विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। यानी किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। 7 नंबर क्लियर। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कराए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन डी करता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग करने में मदद करता है। यानी कि जब कैल्शियम का प्रयोग होता है ना तो वो मदद करता है, तो विटामिन डी करता है। ठीक है, विटामिन डी करता है। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर पर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। 12 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड को कहा जाता है? यानी कि किसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। 13 नंबर देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन सी है। जल में घुलनशील विटामिन सी। KEDA पढ़े हैं, KEDA यह कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए 14 नंबर है, वसा में घुलनशील विटामिन ए भी है, के भी है, ई भी है, डी है। तो कीड़ा से याद रख सकते हैं KEDA कीड़ा। और बी और सी जो बच गया कौन है? वो बी। तो बी और सी जो है वो किस में है? तो जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 15 नंबर देखिए, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। चलिए 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, नहीं तो फाट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किस में? तो चावल में। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। 18 नंबर देखिए, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अनाज जैसे
चावल, गेहूँ से हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो क्या होता है इससे? कार्बोहाइड्रेट। चावल और गेहूँ से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालते हैं, ठीक है, 2 या 3 बूंद डालते हैं। इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला या नीला हो जाता है। तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो मंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मंड को दर्शाता है। 20 नंबर देखिए, हमें फलीदार पौधों और दालों में प्रोटीन प्राप्त होता है। हमें क्या होता है? फलीदार पौधों और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्न में से क्या चाहिए? क्या चाहिए इसके अति के लिए, परीक्षण के लिए? तो कॉपर सल्फेट के विलयन और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए। कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के परीक्षण के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते 21 नंबर देखिए। 21 नंबर करा है, कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए। इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ, अल्प खाद्य पदार्थ लेना है और इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटना है। इस पर तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति दिखेगा? तो बसा का, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लेना है और इसे कागज के टुकड़े में लपेट दीजिए। इस पर लगा तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो बसा को दर्शाता है, ठीक है, फैट को दर्शाता है। चलिए 22 नंबर देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को क्या ऊर्जा किस से प्राप्त होता है? यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट को भी ले रहे हैं और वसा को भी ले रहे हैं किस मात्रा में? तो समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? तो वसा से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? वसा से। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ले तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे होगा? तो वसा से प्राप्त होगा। समान मात्रा में लेना है, ठीक है। चलिए अभी पढ़ लेना, उसके बाद लेना है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ऊपर पढ़े थे कि प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। आगे देखिए, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और किसको? आँखों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है? तो यह ईस्ट से प्राप्त नहीं होता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है? तो ईस्ट से प्राप्त नहीं होता है। चलिए आगे देखिए 25 नंबर, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है, लेकिन यह कैल्शियम से बनते हैं। यहाँ क्लियर कर दिया है कि विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है, लेकिन जो हड्डी होते हैं कैल्शियम से बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ दे रखा है कि विटामिन कैल्शियम का प्रयोग करने में सहायता करता है, यानी कि विटामिन जो है वो कैल्शियम का प्रयोग करने में क्या करता है? सहायता करता है। क्लियर। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और ना ही कम लेना है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार की आहार को क्या कहते हैं? तो संतुलित आहार। यहाँ एक के बात समझना है कि न बहुत दिन खा लेना है, जैसे कि जगह है 1 रोटी के खा लिए 10 रोटी, और ना अगर 5 रोटी का जगह है और खा लिए 1 रोटी, तो न ज़्यादा खाना है और न कम खाना है, यानी कि संतुलित आहार लेना है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। चलिए, शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं, ठीक है, कण होते जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं। भोजन में लौह तत्व से क्या होते हैं? यह बनते हैं। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है। यह किस बीमारी का लक्षण है? तो अरक्तता का लक्षण है, ठीक है।
चलिए 28 नंबर देखिए, विटामिन किसका उदाहरण है? तो सॉरी, प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो प्रोटीन जो है वो वृद्धि और निर्माण पदार्थ का उदाहरण है। वृद्धि और निर्माण पदार्थ का उदाहरण कौन है? तो प्रोटीन वृद्धि और निर्माण पदार्थ का उदाहरण है। 29 नंबर देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते, 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका मुख्य कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। ठीक है। घाव को भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सहायता करता है? विटामिन सी। घाव को भरने में यह दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऊपर पढ़े थे। 32 नंबर, किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है? किलोसिस नामक रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B2 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस नामक रोग होता है। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला में। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला। आगे देखिए 34 नंबर, वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तु को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, पारभासी कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है? तो पानी, वायु और कांच। पारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो बाष्पीकरण द्वारा। यानी कि कह रहा है कि किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को हम अलग कर सकते हैं, यानी विभक्त कर सकते हैं? तो बाष्पीकरण द्वारा। ठीक है। आगे देखिए 38 नंबर, कांच उदाहरण है पारदर्शी का। यहाँ पढ़े थे। 39 नंबर देखिए, विलयन पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विलय पदार्थ कहलाते हैं। विलय पदार्थ कहलाते हैं जो क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं, विलय पदार्थ कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विलय पदार्थ होते हैं, ये तो हो गया। विलय पदार्थ क्या होते हैं? तो जो विलय पदार्थ क्या होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं। 40 नंबर, जल में विलीन होने वाले एक गैस है ऑक्सीजन। यानी कि जल में विलीन होने वाला एक गैस कौन है? तो ऑक्सीजन। पानी में विलय द्रवों के नाम है सिरका और नींबू का रस। जो पानी में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, सिरका और नींबू का रस। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? यानी पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? तो मोटी पुस्तक क्या है? यह पारभासी नहीं है। मक्खन 43 नंबर कह रहा है कि मक्खन का पेपर क्या है? तो यह पारभासी है। मक्खन का पेपर क्या है? तो पारभासी है। 44 नंबर देखिए, कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? तो कोमल पदार्थ कौन होते हैं? तो कोमल पदार्थ हम उसे कहेंगे जिसे खरोचा जा सकता है और इसे संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है। यानी खरोच के कोमल चीज़ को न करते हैं, नाखून से खोट के हटा देते हैं, तो वही कह रहा है कोमल पदार्थ। चलिए ये हो गया। आगे देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो यह जो होता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, वो सर्वाहारी होता है। यानी शाकाहारी वाला भी सामान खाएगा और मांसाहारी वाला सामान खाएगा, वो क्या कहलाएगा? तो सर्वाहारी कहलाएगा। 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है खनिज, लवण और विटामिन? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्व से सम्मिलित है? तो खनिज, लवण और प्रोटीन है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी को दर्शाता है? प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। यानी मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी को दर्शाता है? तो प्रोटीन की कमी को। 48 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्यों? तो फूल
उनका मकरंद वर्ष में केवल एक ही समय के लिए उपलब्ध होता है। यानी कि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए वह क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसका जो अगला चैप्टर है 6 क्लास का वो डाला जाए। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। और इसी प्रकार से लाते रहेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक के साइंस करवा देंगे। जो आने वाला एग्ज़ाम जैसे एएलपी हो गया, रेलवे हो गया, इस सब के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।